हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा रिवीजन पोर्शन चल रहा है, तो यहाँ पर हम जो चीज़ें हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास आए हैं, वो कौन से नए टॉपिक हैं। नए नहीं कहेंगे उन्हें, क्योंकि रिवीजन हमारा चल रहा है, तो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। हमें बस ये देखना है कि चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हमें उनके बारे में कितना याद है, कितना ध्यान है हमें, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने जो प्रीवियस टॉपिक आपने रिवाइज किए हैं वो आप लोग एक बार देख लेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज की हम बात कर रहे थे, जो हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात की है, हमने यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में बात की है, और ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं नेशनल पार्क के। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जो हमने यहाँ पे देख लिया। साथ साथ हमने एंडेमिक स्पीशीज देखी हैं, और आपको होमवर्क में दिया गया था एग्जाम्पल्स देखने हैं एंडेमिक स्पीशीज, जैसे कि एशियाटिक लॉयन गिर फॉरेस्ट में है, कश्मीर स्टैग जो है वो कश्मीर वैली में है, लॉयन टेल्ड मैकेक जो है वो वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, पर्पल फ्रॉग वेस्टर्न घाट में है, सनगाई डियर लोकटाक लेक में है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो आपने नोट भी किए होंगे। अब देखो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो यहाँ पर जितनी बार मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी या जितनी बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप उसे खुद पढ़ेंगे, खुद रीड करेंगे, खुद रिवाइज करेंगे। तो थ्योरेटिकल चीज़ें हम अगर सेल्फ स्टडी जितना उनमें करें उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप सुन जितनी बार भी लेंगे, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी, आप यहाँ पे याद नहीं रख पाएंगे चीज़ों को। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारा पूरा चैप्टर ही क्या है, थ्योरेटिकल है, मोस्टली थ्योरेटिकल कह सकते हैं इसको। आते हैं रेड डाटा बुक पे। हमने कहा रेड डाटा बुक एक बुक है जिसमें एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें जो प्लांट या एनिमल स्पीशीज हैं उनकी कंडीशन दिखाई जाती है कि वो किस कंडीशन पे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कंडीशन वाइज इन्हें कैटेगराइज किया जाता है, ये इस बेसिस पे है कि सबसे ज़्यादा खतरे में कौन स्पीशीज़ है और सबसे कम खतरे में कौन स्पीशीज़ है। तो हम यहाँ पर उन्हीं स्पीशीज़ को लेते हैं जो खतरे में होती हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में होता है, जो एक्सटिंक्शन की ओर जा रहे हैं, यानी कि जिनका नंबर डे बाय डे या लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्पीशीज़ को यहाँ पे रखा जाता है, ऐसे स्पीशीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 पे वो स्पीशीज़ होगी जिसका सबसे कम नंबर है और जो सबसे ज़्यादा खतरे में है। कुछ तो ऐसी हैं, आपने कहा, जो विलुप्त हो चुकी हैं। उनके नीचे आती हैं वो जो विलुप्त होने वाली है, उनके नीचे आती हैं वो जो धीरे धीरे विलुप्त होने की कैटेगरी में जाने वाली है। तो इस प्रकार से हमने एक क्या किया था, यहाँ पे रेड डाटा बुक देखा था। रेड डाटा बुक जो IUCN के द्वारा जारी की जाती है, IUCN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जारी करता है ये लिस्ट, जिसे रेड लिस्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, रेड क्यों बोला गया, रेड किसका साइन होता है, डेंजर का साइन रेड होता है। तो रेड लिस्ट में हमने क्या बोला है, हम उन स्पीशीज को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जो खतरे में है, जो यहाँ पे समाप्त होने वाली हैं। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात भी की थी, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तब हमने यहाँ पे समझा था। हमने कहा दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड दैट डॉक्यूमेंट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कहा कि ये एक रिकॉर्ड है, रेड डाटा बुक में ये एक रिकॉर्ड है जो कि क्या करता है, यहाँ पे कंजर्वेशन स्टेटस को बताता है। कंजर्वेशन स्टेटस मतलब हमने कहा जो जितने ज़्यादा खतरे में होगा उससे कंजर्वेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसे उसके लिए रूल्स और जो पॉलिसीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि कंजर्वेशन स्टेटस उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि हमने क्या बात की थी, अगर हमें भी एंडेमिक स्पीशीज के बारे में हमने बात की, तो हमने कहा क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड लोकेशन पे पाए जाएंगे, और अगर वहाँ पे भी उनका नंबर कम हो जाए, वहाँ पे वो विलुप्त हो जाए, इट मीन्स कि वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो हमें करना क्या था, हमने कहा कि हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। सेम वही है, कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आपके रेड लिस्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है,
It serves as a vital tools for assessing the health of a global biodiversity and informing a conservation efforts. तो आपने कहा कि इसका जो यहाँ पर काम है, क्या काम है इसका? सबसे पहले तो ये हमने कहा हेल्थ ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी। देखो अब ये टर्म्स जो हैं अच्छे टर्म्स हैं, हम इनकी जो डेफिनेशन है, इनका जो मतलब है या अर्थ है वो हम समझ सकते हैं। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी उसकी हेल्थ के बारे में बताता है। बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ क्या होगी? डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी हेल्थ उतनी ही अच्छी है। डाइवर्सिटी जैसे जैसे कम होगी इट मीन्स की हेल्थ जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। किसकी? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की। हमने कहा एक तो देखो रेड डाटा लिस्ट जो है या रेड डाटा बुक में जो रेड लिस्ट यहाँ पर होती है, इसमें क्या होता है, दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान देनी है। एक तो ये बताता है हमें जो स्पीशीज हैं उनका स्टेटस बताता है, उनकी कंडीशन बताता है, ठीक है, कि उनकी कंडीशन कैसी है। जो डेंजर जोन में आते हैं या ऐसी स्पीशीज जिनका नंबर कम हो रहा है उन्हें कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंजर, कि कौन कितने ज्यादा खतरे में। जो सबसे ज्यादा खतरे में है वो टॉप में होंगे, जो कम खतरे में है वो क्या होंगे? नीचे होंगे। इट मीन्स कि इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इनके साथ साथ नीचे वाली जो स्पीशीज है, नीचे वाली जो कैटेगरी है, इन पे भी ध्यान देना है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आपने कहा ये सीधे कहाँ आ जाएंगे? ये भी उन्हीं कैटेगरी में आ जाएंगे जो कैसे हैं यहाँ पे डेंजर में है। तो आपने कहा कि एक तो ये हमें ये बताता है कि किस स्पीशीज पे हमें कितना ध्यान देना है, किस स्पीशीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो ठीक है, जो अच्छा ग्रो कर रही है, कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो अच्छा ग्रो नहीं कर रही है। पहली चीज तो ये। अब ऐसा नहीं कि रेड डाटा लिस्ट जो है वो एक बार निकल गई तो निकल गई, उसी पे हमेशा काम होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम यहाँ पे जो रेड लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाती है। इसका मेन एम क्या है कि देखना, देखो अब जैसे एक बार रेड लिस्ट निकल गई या रेड डाटा लिस्ट निकल गई, ठीक है, जो रेड डाटा बुक में है, एक बार जब रेड लिस्ट निकल जाती है उसमें सारी जो स्पीशीज है वो कैटेगराइज हो जाती हैं। अब क्या होता है, उन पे फोकस किया जाता है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, नई नई पॉलिसीज निकाली जाती हैं, ऐसे तरीके ढूंढे जाते हैं कि जिससे कि उनको संरक्षित किया जाए, साथ ही साथ उनका नंबर बढ़ाया भी जाए। जैसे कि आपने देखा होगा एक केस हमारे पास आता है कि यहाँ पे जब 90s के टाइम की बात है, जो टाइगर है, टाइगर का नंबर एकदम कम हो गया था और बहुत कम टाइगर रह गए थे। अब हमारा एम था कि उन टाइगर, जो टाइगर बचे हुए हैं उन्हें संरक्षित करना, साथ ही साथ उनका नंबर भी बढ़ाना हमें, और जो टाइगर है उनका नंबर हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने कहा यही जो एम है हम हर स्पीशीज में रखते हैं कि एक तो उनका जो नंबर कम हो रहा है उसे रोकना, ठीक है, और दूसरा उनका नंबर जो बढ़े उसके लिए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। अब उन्हें नेचुरल हैबिटेट दिया जाएगा जो पूरी तरीके से सुरक्षित है, जो कि उनके रिप्रोडक्शन के लिए सुटेबल होगा। इस प्रकार से आपको जो नई स्पीशीज है वो मिल जाएंगी, या जो उस स्पीशीज के नए जीव है वो मिल जाएंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये देखना कि जो रूल रेगुलेशन या जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो कितना एक्ट कर रही हैं, कितना इम्पैक्ट उनका पड़ा है, वो यहाँ पर उनका रिजल्ट कैसे रहा है। बेसिकली हमने कहा जैसे कि एक बारी हमारे पास रेड डाटा लिस्ट निकल गई है, उसमें हमने देखा कि जो डेंजर कंडीशन में है, ये स्टार्टिंग के जो है वो डेंजर कंडीशन में ये स्पीशीज है। अब इनके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है, गवर्नमेंट अलग अलग जो रूल्स है वो सेट करते हैं यहाँ पे, और अलग अलग लेवल पे यहाँ पर क्या जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, या आपने कहा कुछ ऐसी चीजें की जाती है कि जिससे कि ये जो एनिमल है ये संरक्षित रहे, इनका नंबर बढ़े। अब जो सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या किया जाता है, आपने कहा कि सेकेंड टाइम फिर से क्या होगा, यहाँ पे देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, रेड डाटा लिस्ट फिर से जारी की जाएगी। जब रेड डाटा लिस्ट फिर से जारी की जाती है तो कंपेयर किया जाएगा, जो पहले रेड डाटा लिस्ट थी और जो नई रेड डाटा लिस्ट निकली है उसमें कंपेयर किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये जो टॉप की स्पीशीज हैं इनमें सुधार आया है या नहीं आया है। आया है तो ठीक है, अब हम और ज्यादा प्रयास करेंगे और अच्छे प्रयास करेंगे। अगर नहीं आया है इट मीन्स कि आपकी पॉलिसीज, आपकी यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की हैं या जो हमारी पॉलिसीज हैं, इट मीन्स कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो काम नहीं कर रही है, तो हमें वो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, हमें कुछ और प्रयास यहाँ पे करने पड़ेंगे, उससे हट के प्रयास करने पड़ेंगे। जो चीजें वहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपके आइडियाज जो आपने अप्लाई किए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, अब आप उन पे काम नहीं करेंगे या आप उन पे सुधार करेंगे, या तो आप एक नए आइडिया के साथ आएंगे, आप नए जो रूल्स है वो सेट यहाँ पर करेंगे। तो कुछ ना कुछ चीजें आप ऐसी करेंगे कि जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। तो रेड डाटा लिस्ट क्या है, दोनों चीजें बताता है। एक तो बताता है कि जो स्पीशीज है उनका स्टेटस क्या है, और दूसरी चीज ये बताता है कि जब
आपने कोई भी रूल्स बनाए हैं या कोई भी पॉलिसीज आपने निकाली है या कोई भी जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यही बोला कि ये क्या बताता है, इन्फॉर्मिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि इसका पॉजिटिव फीडबैक है या नहीं है। नेक्स्ट हमने कहा compiled by organization like a International Union for Conservation of Nature IUCN, the Red Data Book categorizes species based on their risk of extinction। किसके बेसिस पे हम इन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं, उनके एक्सटेंट होने का कितना खतरा है। जिसके एक्सटेंट होने का जितना ज्यादा खतरा होगा वो उतने ही टॉप में होगा, जिसके एक्सटेंट होने का खतरा जितना कम होगा वो उतने नीचे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा एंडेंजर्ड स्पीशीज आर पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट। अब ये हमारे पास कैटेगरी आ गई है, देखो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई है एंडेंजर्ड स्पीशीज। चलिए एंडेंजर्ड स्पीशीज पढ़ लेते हैं। आपने कहा दे आर पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू अ लो नंबर ऑफ और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। एग्जांपल इंक्लूड टाइगर्स, ब्लू व्हेल एंड एशियाटिक लॉयंस। आपने कहा एंडेंजर्ड स्पीशीज वो है जो विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। यह है आईयूसीएन। आईयूसीएन को एक बार पढ़िए, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। आईयूसीएन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तो आईयूसीएन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपने कहा था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देखिए आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ threatened species, also known as the IUCN Red List or Red Data Book, founded in 1964, is an inventory of the global conservation status and extinction risk of biological species, a series of regional red lists which assess the risk of extinction to species within a political management unit are also produced by a countries and organization। यानी कि हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जिसे आईयूसीएन कहते हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, जिसे आईयूसीएन लाल सूची या रेड डाटा बुक के रूप में भी जाना जाता है, 1964 में स्थापित जैव प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति और विलुप्त होने के जोखिम की एक सूची है। क्षेत्रीय लाल सूचियों की एक श्रृंखला जो एक राजनीतिक प्रबंधन इकाई के भीतर प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करती है, देशों और संगठनों द्वारा भी तैयार की जाती है। इन शॉर्ट ये कि आईयूसीएन जो है वो काम क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको जाननी जरूरी है। चलो आपने कहा स्पीशीज आर क्लासिफाइड बाय द आईयूसीएन रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स। प्रजातियों को आईयूसीएन रेड लिस्ट द्वारा 9 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, specified through the criteria such as a rate of a decline, population size, area of geographical distribution, and degree of population and distribution fragmentation। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे क्या है, ये क्या आता है, प्रजातियों को आईयूसीएन रेड लिस्ट द्वारा 9 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है जो गिरावट की दर, जनसंख्या का आकार, भौगोलिक वितरण का क्षेत्र और जनसंख्या और वितरण विखंडन की डिग्री जैसे मानदंडों के माध्यम से निर्दिष्ट है। ठीक है, तो हमने कहा किस बेसिस पे हम यहाँ पे इन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं या आपको बताया गया है, जैसे कि हमने कहा रेट ऑफ डिक्लाइन ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या है, एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेगमेंटेशन। देयर इज एन एम्फेसिस ऑन द acceptability of applying any criteria in the absence of high quality data including a suspicion and potential feature set so long as these can reasonably be supported। तो हमने बोला संदेह और संभावित भविष्य के खतरों सहित उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की अनुपस्थिति में किसी भी मानदंड को लागू करने की स्वीकार्यता पर जोर दिया जाता है जब तक कि इनका यथोचित समर्थन किया जा सके। एक बार आपको रीड कर लेना है क्या चीजें हमें समझाई गई हैं। देखो ये चीजें जब आप खुद रीड करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है, एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलो अब आईयूसीएन के बारे में आपने बात कर ली है, अब कैटेगरी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास आती है कैटेगरी, सबसे पहले आती है एक्सटिंक्ट, ठीक है, जिसे EX शॉर्ट में लिखा गया है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द स्पीशीज इज नो लॉन्गर एक्सटेंट। ठीक है, तो हमने क्या बोला, विलुप्त में क्या है यहाँ पे, उचित संदेह से परे कि प्रजाति अब अस्तित्व में नहीं है। देखो एक्सटेंट या विलुप्त कब माना जाता है किसी स्पीशीज को, जब हमने कहा
उस स्पीशीज का एक भी सदस्य काफी लंबे टाइम से ना देखा गया हो, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। अगर किसी स्पीशीज का कोई भी एक भी सदस्य बहुत लंबे समय तक अगर ना देखा जाए तो उन्हें क्या माना जाता है, एक्सटिंक्ट माना जाता है। ऐसी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, ये हमारे पास कैटेगरी आती है। अब ये जो कैटेगरी है ये आपको ध्यान में रखनी है, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे पहले भी बोला गया था, इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें ध्यान में रखेंगे। जैसे कि एक्सटिंक्ट जो है उनके एग्जाम्पल कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी कि सर्वाइवल ओनली इन कैप्टिव कल्टीवेशन एंड और आउटसाइड नेटिव रेंज एज अ प्रिज्यूम्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिव सर्विस, ठीक है। हमने बोला जंगल में विलुप्त यानी कि केवल कैद में। कैद का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपने किसी एनिमल को कैप्चर करके रखा है, या आप उसे पाल रहे हैं, या आपने उसे किसी प्रकार के जू में रखा है, तो आपको वहां पर वो मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कि वाइल्ड में, तो वाइल्ड में उनकी एक भी सदस्य जीवित नहीं है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि वो क्या है, जंगलों में या उनका जो हैबिटाट है वहां पर वो नहीं पाए जा रहे हैं। बस अगर वहां पर उन्हें क्या किया गया है, कैप्चर करके रखा गया है, तो वहीं पर वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मीट एनी ऑफ क्राइटेरिया टू एंडेंजर्ड फॉर एंडेंजर्ड, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है एक्सटेंशन का इन वाइल्ड, मीट्स एनी ऑफ क्राइटेरिया ए टू ई फॉर एंडेंजर्ड, यानी कि यहाँ पर ये क्या होता है, जंगल में विलुप्त होने के बहुत अधिक यहाँ पे चांसेस होते हैं, लुप्त प्राय के लिए ए से ई तक किसी भी मानदंड को पूरा करता है। तो एंडेंजर्ड क्या होता है, देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड क्या होता है, सबसे पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखो, इन अ पर्टिकुलरली एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट, जो कि विलुप्त होने के खतरे पे है, वो है यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और वो स्पीसीज जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने की कगार पे है। तो ये सेम देखो ऐसा है, एक्सटिंक्ट जो है जो विलुप्त हो चुके हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो विलुप्त होने वाले हैं, और एंडेंजर्ड जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी ही आपकी कैटेगरी है जिसमें आप वल्नरेबल देखते हैं, मीट्स वन ऑफ द 5 रेड लिस्ट क्राइटेरिया एंड दस आर कंसिडर्ड टू बी एट अ हाई रिस्क ऑफ अ unnatural, a human caused extinction without a further human इंटरवेंशन, ठीक है। तो हमने कहा कि जैसे वल्नरेबल हो गया है, जैसे नियर थ्रेटेंड है, जैसे कि लीस्ट कंसर्न है कि बहुत ज्यादा इस खतरे में नहीं है, डाटा डेफिशिएंट है कि जो डाटा है वो पर्याप्त डाटा हमारे पास नहीं है, नॉट इवेल्युएटेड, कुछ ऐसी स्पीशीज जिन्हें अभी इवेल्युएट नहीं किया गया है। तो ये हमारे पास क्या आती है, कुछ यहाँ पे कैटेगरी आती है। तो चलिए आपको ये सारी कैटेगरी लिखनी नहीं है, आपने नोट्स बनाए होंगे जब आपने चैप्टर पढ़ा था, और एग्जाम्पल मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वल्नरेबल स्पीशीज जो है उनके कुछ एग्जाम्पल दीजिए, उनके 2 एग्जाम्पल दीजिए ऐसे, या जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाले 2 स्पीशीज का एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलिए एक बार आप लोग इन सारी कैटेगरीज को यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए तो आपके लिए क्या है, देखो ये होमवर्क में भी है, ये सारी जो कैटेगरी है जो IUCN जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट, ये वही लिस्ट आपके पास आती है कि ये उसके क्राइटेरिया होते हैं। ये जो आपके अलग अलग जो ग्रुप्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये इसके क्राइटेरिया हैं, इसमें कौन कौन से स्पीशीज आते हैं ये हमें देखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। सबसे पहले माइग्रेशन क्या होता है, हमने कहा सिंपल सा जो एक शब्द है माइग्रेशन, वो बताता है कि जब कोई अपने नेचुरल हैबिटाट को छोड़ करके किसी एक नए हैबिटाट में चला जाता है तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन जो है वो सीजनल हो सकता है या होता है, सीजनल हमने देखा है। माइग्रेशन टेम्परेरी इसे हम कहेंगे जो सीजनल होते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं कि कोई परमानेंटली अपने नेचुरल हैबिटाट को छोड़ के कहीं और जाता है। अब इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे माइग्रेशन हमने ह्यूमन में भी देखा है, हम अपने गांव को छोड़ करके शहर में आ जाते हैं, ये भी एक माइग्रेशन है। वैसा ही माइग्रेशन अलग अलग स्पीशीज में देखा जाता है, जैसे कि कुछ बर्ड्स जो हैं
उनमें जो माइग्रेशन देखा जाता है वो सीजनल माइग्रेशन है, इसे हम परमानेंट माइग्रेशन नहीं कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो विंटर सीजन में, जो विंटर सीजन होता है उसमें जो बर्ड्स होती हैं वो नॉर्थ से साउथ में आ जाती हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। जैसे समर आती है, अब ये साउथ से फिर से कहाँ चली जाएंगी, यहाँ पे नॉर्थ में चली जाएंगी। तो ये क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन, इसे हम यहाँ पर कहते हैं। परमानेंट माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उनका जो हैबिटाट है वो डिस्टर्ब हो गया है, हो सकता है कि वहाँ पर फूड के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए वो अपने नेचुरल हैबिटाट को छोड़ करके एक नए हैबिटाट में जा रहे हैं। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो एक बार अगर माइग्रेशन को हम पढ़े कि क्या होता है माइग्रेशन, तो हमने कहा द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, the movement of organism in large numbers from one place to another place is termed as migration। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो प्रोसेस है उसे हम माइग्रेशन कहेंगे। देयर आर मैनी रीजन फॉर माइग्रेशन, अलग अलग रीजन है माइग्रेशन के। द टर्म माइग्रेशन इज मेनली यूज टू डिफाइन a regular and periodic movement of a population away from or back to their place of origin। एक्चुअली में माइग्रेशन किसे कहते हैं कि यहाँ पर आपने कहा एक पीरियोडिक जो माइग्रेशन, एक पीरियोडिक ट्रांसफर जो होता है, ये एक पीरियोडिक मूवमेंट जो होता है, पीरियोडिक मूवमेंट जैसे अभी हमने एग्जांपल लेकर देखा था। पीरियोडिक यानी कि एक निश्चित अंतराल में ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। जैसे कि विंटर में ये साउथ आ जाएंगे, ठीक है, और समर में ये नॉर्थ चले जाएंगे। तो एक क्या है, पीरियोडिक मूवमेंट हो रही है स्पीशीज की, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे माइग्रेशन कहेंगे, ठीक है। These migrations are of various types, के अलग अलग प्रकार के माइग्रेशन होते हैं। जैसे आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पर आपके पास माइग्रेशन थोड़ा डिटेल में आता है, वहां पर अलग अलग टाइप के माइग्रेशन आपको बताए जाते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाता है, ठीक है। तो आपने कहा अलग अलग प्रकार के होते हैं ये माइग्रेशन। Some may span for an entire lifetime and it happens to be a single migration of an individual, ठीक है। आपने कहा कुछ ऐसे माइग्रेशन हो सकते हैं जो हमेशा के लिए हो सकते हैं, and it happened to be a single migration of an individual, ठीक है, ये एक सिंगल माइग्रेशन होगा। This is in the case for the Pacific salmon, ठीक है। On another hand, an individual may migrate frequently like many of the migratory birds and other mammals। आपने कहा कुछ माइग्रेशन ऐसे होते हैं जो एक सिंगल माइग्रेशन यहाँ पर होता है और जो कि एक ही बार होता है। कुछ ऐसे माइग्रेशन होते हैं जो ग्रुप में होते हैं और क्या होते हैं, यहाँ पे एक निश्चित अंतराल के बाद होते रहते हैं, निश्चित अंतराल में होते रहते हैं, ठीक है। Animals usually travel in a group along well-known routes or may travel in separate gathering for ब्रीडिंग। तो आपने कहा कि जो यहाँ पे जीव हैं वो ग्रुप में भी माइग्रेट कर सकते हैं, वो अकेले भी माइग्रेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलो एक बार आप लोग अपनी जो पैराग्राफ है उसे आप पढ़ लेंगे कि किसे कहते हैं माइग्रेशन या प्रवास, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, इसे प्रवास कहते हैं। चलो ये तो है माइग्रेशन की बात, आगे बढ़ते हैं। मेक द वर्ल्ड अ ग्रीनर प्लेस। आपने कहा कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसे एक ग्रीनर प्लेस बनाया जाए, यानी कि उसे एक हरा भरा जो ग्रह है वो बनाया जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए कदम उठाए जा सकते, होमवर्क में होगा। क्योंकि आपने कहा कि ये आपका क्या आता है, एक बेसिक सा टॉपिक है कि ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि हम अपने ग्रह को यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहला होगा रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा जो ग्रह है वो हरा भरा रहे, हरा भरा यानी कि उसमें काफी अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे रहें, वेजिटेशन यहाँ पे रिच रहे। तो ये आपके लिए होमवर्क में होगा, ये आप लोग रिवाइज भी करेंगे और इस टॉपिक को खुद से करके लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।